हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग लेक्चर सीरीज़ में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि सीरीज के माध्यम से आप सभी लोगों से मनुष्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण के विभिन्न विषयों पर हम प्रतिदिन चर्चा करने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसा कि सीरीज का मुख्य विषय रोजगार है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की आबादी नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है। उत्पादकता उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है। ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि या तो हम बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगा पाएँ या फिर अपनी उत्पादकता को बढ़ा पाएँ। और यदि बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ उत्पादकता को भी अगर हम तेज़ी से बढ़ा पाएँ और ये जो आबादी है इसका एक उत्पादकता में हम सकारात्मक प्रयोग कर पाएँ, उसके लिए आवश्यकता है कि हर हाथ के पास कुछ काम होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति देश की जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता हो और बड़ी ही पॉजिटिवली और जिसको कहना चाहिए कि इफ़ेक्टिवली कंट्रीब्यूट करता हो। यदि कोई भी बच्चा हमारे देश का खाली बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसका तो नुकसान हो ही रहा है, समाज का, देश का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो एक जो वर्क फोर्स है, उसके पास जो ऊर्जा है, उसके पास जो श्रम करने की शक्ति है, वो बेकार जा रही है। समय जैसे जैसे निकलता जा रहा है उत्पादकता उसकी कम होती जाएगी और जिस समय जो वो उत्पादन कर सकता था वो नहीं हो पा रहा। अब सवाल ये उठता है कि भाई रोजगार कैसे? इसके लिए आवश्यकता है सबसे पहले कि चर्चा हो, विचार मन में उठे। प्रत्येक बच्चा ये विचार अपने दिमाग में लेकर के आए कि भाई मुझे खाली नहीं बैठना। 10वीं के बाद बच्चा इतना सामर्थ्यवान हो जाता है, इतना समर्थ और समझदार हो जाता है कि वो अगर चाहे तो 10वीं के बाद ही अपने माता पिता से पैसे लेना बंद कर सकता है और स्वयं कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है। जापान में बच्चे करते हैं और भी साउथ कोरिया, वहाँ बच्चे करते हैं। 10वीं के बाद बच्चे कुछ ना कुछ इस तरह का पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जिसको कहते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें काम मिल जाते हैं और वो काम करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ बच्चे इतने अधिक डिपेंडेंट हो जाते हैं, इतना हम उनको लाड प्यार से पालते हैं कि वो इस विषय में सोच ही नहीं पाते हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन जिन कंट्रीज़ में है, वहाँ स्कूल वाले ही कुछ ना कुछ चीज़ उस स्किल क्लास में डेवलप करने के दौरान कुछ ना कुछ उनको मिलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि प्रत्येक बच्चा ये विचार करे कि सकारात्मक रूप से श्रम करते हुए, परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, इज्जत के साथ अपने माता पिता की प्रतिष्ठा को बनाए बचाए रखते हुए कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए वो चिंतन करे, क्या किया जा सकता है? क्या हमारे आसपास ऐसा है जिससे हम कुछ न कुछ धन अर्जित कर सकते हैं और वो धन अपने परिवार की प्रगति के लिए लगा सकते हैं? ऐसा प्रत्येक बच्चे को सोचना है। तो आप देखोगे कुछ ना कुछ मार्ग निकलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि एक हाथ से पेट भरना और एक हाथ से उन्नति के रास्ते में आने वाले कांटों को साफ करना है। ऐसा भी नहीं है कि आप 11वीं क्लास में हैं और आप केवल अपना पूरा परिश्रम एक छोटे से ही कमाई पर ही लगा दे रहे हैं और आप आगे ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते नहीं देख रहे हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आगे ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते भी हमारे खुलें और अभी जो वर्तमान में हमारी आवश्यकताएँ हैं, वो गरिमामयी तरीके से पूरी होती रहें। ऐसा ना हो कि केवल हम मोबाइल में लगे हुए हैं और मोबाइल में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़ी एक जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन जो है, मानव शक्ति जो है, वो मोबाइल में अपना समय बर्बाद कर रही है। तो समय और ऊर्जा ये सब मोबाइल में जब बर्बाद हो रहे हैं तो उत्पादकता देश की कम हो रही है। ये एक बहुत बड़ा विचार करने का मुद्दा है कि भाई देश की एक बड़ी आबादी अपना समय, अपनी ऊर्जा मोबाइल में खपा रही है और उससे देश की उत्पादकता कम हो रही है। कंपनियों में काम करने वाले लोगों, फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों, अगर उनको मोबाइल दिया हुआ है तो बहुत सारा समय उनका मोबाइल चलाने में जा रहा है। कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल वो कम हो रही है। इसके लिए ज़रूरत है कि भाई मोबाइल कुछ कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ बैन कर रही हैं, लिमिटेड यूज़ करने के लिए दे रही हैं। तो इस तरह से क्या है कि इस तरह से प्रत्येक युवा को सोचना पड़ेगा कि भाई वो अपने जीवन की तरक्की के लिए मोबाइल का बड़ा ही जुडिशियस यूज़ करते हुए, मोबाइल का बड़ा विचारवान तरीके से प्रयोग करते हुए कैसे अपने लिए रोज़गार के साधन खड़ा हो सकता है, क्या कर सकता है,
कैसे उसको जीवन में समृद्धि आ सकती है, ऐसा विचार उसके मन में पहले बने और वो विचार इतना प्रबल हो कि वो उस विचार को लेकर के प्रतिपल प्रतिक्षण उस पर चिंतन करे कि क्या कर सकते हैं। ये जो हमारा जीवन है, जहालत का जीवन है, जो हमारी अभी ये जीवन है, इतनी गरिमामयी नहीं है, इतनी समृद्ध नहीं है, तो इसको और समृद्ध बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। उस पर विचार करो कि भाई ठीक है, संघर्ष तो करना ही है, सही रास्ते में संघर्ष हो। शॉर्टकट अपनाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई जिसमें क्या है कि मालूम पड़े कि परिवार की प्रतिष्ठा भी जाए और आप भी जीवन से हाथ धो बैठो। तो इस तरह का विचार बच्चा 10वीं क्लास के बाद से ही अपने मन में डाले कि जीवन में क्या करना है और कैसे-कैसे हम अभी वर्तमान में अपना भरण-पोषण करते हुए आगे के लिए कैसे रास्ते खोल सकते हैं। तो जब प्रत्येक बच्चा इस तरह से सोचेगा, प्रत्येक बच्चे के माता-पिता इस तरह से सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज में धीरे-धीरे जागृति आएगी और लोग स्वयं ही रोज़गार के लिए काफ़ी कुछ पहले जिस समय प्री हिस्टोरिक पीरियड हुआ करता था और उस समय सरकार नहीं होती थी, उस समय भी लोग अपने लिए संसाधन स्वयं ही जुटाते थे। वो किसी से रोज़गार की माँग तो नहीं करते थे। जिस समय ये कोई देश इस तरह की व्यवस्थाएँ नहीं थी, जब सरकार नहीं होती थी, तो उस समय भी लोग करते थे। हालाँकि अब सरकारें हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भई रोज़गार और तेज़ी से सृजित हो, पैदा हो और ज़्यादा व्यवस्थित हों चीज़ें, ये सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं। फिर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भई जो भी लोग आपके आस-पास जनप्रतिनिधि हैं, उनकी एक बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं। उनकी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो ये निर्धारित करें कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे गाँव में रोज़गार का क्या हम इस तरह का कार्य करवा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है जिससे हमारे आस-पास के बच्चों को रोज़गार मिल सके, उनका जीवन और गरिमामयी हो सके? लेकिन वो तभी होगा जब वो लोग अपने बच्चों से परे जाकर के समाज के बच्चों के बारे में सोचेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जनप्रतिनिधि तो जो है 99% वो तो केवल अपने और अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे का जीवन कैसे सेफ़ और सिक्योर हो जाएगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो जनप्रतिनिधि ज़रूर हैं, लेकिन वो परिवार ओरिएंटेड हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, वो अपने फैमिली को लेकर के ज़्यादा चिंतन करते हैं कि हमारी फैमिली कैसे सिक्योर हो सकती है, बाकी का उनका कंसर्न कम रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में ऐसे लोग हैं भी और आएँगे भी आने वाले समय में, जो ऐसा सरोकार रखेंगे कि भई हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे गाँव के लोग हैं, समाज से मतलब किसी जाति से नहीं है, समाज से मतलब हमारे गाँव के लोग हैं, हमारे आस-पास शहर के लोग हैं या हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जब वो इस तरह का विचार रखेंगे तो उनके पास फंड होता है, उनके पास रिसोर्सेस होते हैं, उसको वो यूटिलाइज़ करेंगे, तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में कहीं न कहीं कुछ न कुछ रोज़गार के साधन सृजित होंगे। तो इसके लिए आवश्यकता है कि आपका जो जनप्रतिनिधि हो, वो एक तो पढ़ा लिखा हो, उसके पास एक विज़न हो, दृष्टि हो और उसके पास दूसरा एक जुनून हो। वो जाकर के अपने सरकार के जो मंत्री हैं, उनसे बात कर सके, मुख्यमंत्री से बात कर सके और अपनी बात को, अपने विचार को, अपने विज़न को बड़े स्पष्ट रूप से उनके सामने एक मिशन के रूप में रख सके कि भाई हमारा क्षेत्र है, उसमें हमारे बच्चों गाँव वहाँ के गाँव के बच्चों के, हमारे क्षेत्र के बच्चों के रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए क्या ऐसा करवा सकते हैं। लेकिन यदि आपका जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास कोई दृष्टि नहीं, विज़न नहीं है, सिर्फ़ ज़मीन घेरना और ज़मीन के और जो गलत काम है वो करके अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम कर रहा है और जाति के नाम पर लोगों को सिर्फ़ अपने पक्ष में मोबिलाइज़ कर रहा है और अपने स्वार्थ के लिए अपनी रोटियाँ सेक रहा है, तो फिर मुश्किल है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के पढ़े-लिखे लोग जो अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं सेवा के भाव से, उनको भी राजनीति में आने की आवश्यकता है कि भई वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए इस विज़न के साथ काम करें। सरकार की तो एक बड़ी ज़िम्मेदारी है ही, सरकार को तो हम इस बात के लिए आगाह कर ही रहे हैं कि भई आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, अगर ये हर एक हाथ में आप काम नहीं देंगे, तो ये हाथ जो हैं, ये तेज़ी से मुट्ठी भींच कर जंतर-मंतर पर नारे लगाएँगे, हथियार उठाएँगे, हाथ चोरी करेंगे, हाथ गलत काम करेंगे और क्या होगा अल्टीमेटली कि उससे समाज का, राष्ट्र का बहुत नुकसान होगा। तो इस मैन पावर का हम समाज, राष्ट्र और देश के निर्माण में इसका प्रयोग कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी लोगों को मिलकर के कलेक्टिवली इस पे चिंतन करना पड़ेगा। एज़ ए इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से आपको रोज़गार चाहिए, तो आप चिंतन करिए कि आपको रोज़गार कहाँ मिल सकता है, उसके लिए क्या स्किल्स, उसके लिए क्या कार्यकुशलता, उसके लिए क्या ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए, क्या कोर्स करना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए। 10वीं के बाद से ये डिसाइड करो
वैसे तो 9वीं क्लास से डिसाइड कर लो तो और भी अच्छा, अगर आपके माँ-बाप जागरूक हैं। और इस तरह से आप व्यक्तिगत स्तर पे आप अपने बारे में सोचो। फिर आपके परिवार की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो आपके लिए रोज़गार के बारे में, उसके बाद फिर इस जनप्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी आती है, फिर सरकार की ज़िम्मेदारी आती है। लेकिन सरकार अगर ये निर्धारित कर ले कि भई मुझे प्रत्येक बच्चे को रोज़गार देना है, वो बच्चों के जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका उसके सरकार के पास डाटा हो, और 5 साल बाद इतने बच्चे पढ़ कर के निकलेंगे, ये कोर्स करके निकलेंगे, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। इन बच्चों को हमें कहाँ कैसे रोज़गार देना है, उसके लिए क्या स्किल्स, क्या ट्रेनिंग, अगर सरकार इसको लेकर के एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज़ तरीके से एक व्यवस्था बनाए, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय रोज़गार आयोग, नेशनल एम्प्लॉयमेंट कमीशन बने, उसमें एक बड़ी रिसर्च विंग हो जो कि रिसर्च करे कि भई एम्प्लॉयमेंट के और क्या हम नए साधन पैदा कर सकते हैं, उसमें अच्छे स्कॉलर्स हों, जो इस पर दिन-रात चिंतन करते हों, और फिर उसके पास नेशनल एम्प्लॉयमेंट कमीशन है, उसके पास केवल एडवाइज़री पावर ही ना हो, बल्कि उसके लिए एग्ज़ीक्यूशन के लिए भी उसके पास फंड हो, उसके पास राइट्स हों। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है अगर ऑर्गेनाइज़ तरीके से ये सोचा जाएगा। व्यक्तियों को भी सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को चुनें जो आपके बच्चे की शिक्षा, आपके बच्चे की चिकित्सा, आपके बच्चे के रोज़गार और आपके क्षेत्र के विकास, इसको लेकर के काफ़ी उन्मुख हों, समर्थ हों, पढ़े लिखे हों, योग्य हों, और वो इस विचार के साथ कार्य कर रहे हों। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग काफ़ी अच्छा कर पाएँगे।